ओके प्रेम. सुरू करें. आले 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 आले. हॅलो. हा जी सर. ठीक आहे. ठीक आहे. बोलिए. आज सकाळी सिनेटची निवडणूक जी पुढे ढकलली गेली आहे त्या संदर्भात बोलत असताना संजय राजाराम राऊत यांनी भारतीय जनता पक्ष हा किती डरपोक आहे, निवडणूक घेण्यासाठी घाबरतायत, असे अकलेचे तारे तोडलेले आहेत. डरपोक नेमकं कोण आहे हे येणाऱ्या दिवसामध्ये कळेलच. काल सुजित पाटकरची जी अटक ईओडब्ल्यूने केली आणि त्यानंतर काल रात्री संजय राजाराम राऊत, त्याचा मालक आणि त्याचा वकील मातोश्रीमध्ये बसून किती फोनाफोनी आणि कोणाकोणाला फोनाफोनी करत होते घाबरून, याची लवकरच मी तपशील जाहीर करणार आहे. जेणेकरून घाबरलं कोण आहे, डरपोक कोण आहे, आणि महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा डरपोक लाचार हा मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर राहतोय, हे पूर्ण महाराष्ट्राने देशाला आता कळलेलं आहे. पण सिनेटची निवडणूक रद्द केली त्याच्यामुळे कालपासून थैथयाट सुरू आहे. आज सकाळी 11:30ला पेंग्विन ठाकरे पण त्यावर बोलणार आहे असं ऐकतोय. आता सिनेट निवडणूक हे आम्हालाही हवी होती. आम्ही पण आमची तयारी आमच्या विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून सुरू केलेली होती. मला आठवतं काही दिवसा अगोदर सन्मान्य रवी चव्हाणजींच्या नेतृत्वाखाली कोकण पट्ट्यातले सगळे आम्ही एकत्र झालेलो आणि सिनेट निवडणुकीची तयारी सुरू केली. पण नेमकं ह्यांना सिनेटमध्ये सदस्य का पाठवायचे? ह्यांना 10 सदस्य सिनेटमध्ये ह्याच्या अगोदर गेलेले. मग ह्यांना सिनेटमध्ये सत्ता कशाला हवी? तर ह्यांच्या नाईट लाईफ गँगच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. मला आठवतं महाविकास आघाडीच्या कारकिर्दीमध्ये ह्यांच्यात ह्या विद्यार्थी युवा सेना आणि ह्या सगळ्या नाईट लाईफ गँगच्या माध्यमातून असंख्य व्हाईस चान्सलरांना धमक्या दिल्या गेलेल्या, ब्लॅकमेलिंग केली गेलेली, मोठ्या प्रमाणामध्ये कम्प्युटर पासून विविध गोष्टीचा भ्रष्टाचार, टेंडरमध्ये भ्रष्टाचार. म्हणजे एका बाजूला विद्यार्थ्यांचं हित दाखवायचं आणि दुसऱ्या बाजूला आपले काळे धंदे करायचे, नाईट लाईफ गँग चालवायची. आणि ह्यासाठी ह्या पेंग्विन गँगला सिनेट निवडणुका हव्या आहेत, विद्यार्थ्यांसाठी नको आहे. कारण का ह्यांचे जे काही काळे धंदे मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये चालतात विद्यार्थ्यांच्या नावाने, काही व्हाईस चान्सलरांना अगर बोलकं केलं तर हे सांगतील, व्हाईस चान्सलर सांगतील किती लोकांना कशा ब्लॅकमेलिंग होत होतं. तो सरकारी भाचा, तो कसा टेंडरसाठी आणि व्हाईस चान्सलर टेंडरसाठी व्हाईस चान्सलरना हैराण करायचा, याची सगळी माहिती आम्ही या निमित्ताने बाहेर काढू. म्हणून जास्त थोबाड उघडलं पेंग्विननी किंवा त्याच्या सरकारी भाच्यानी किंवा ह्या संजय राजाराम राऊतनी, डरपोकची व्याख्या काय असते ही मग आम्ही दाखवून देऊ. कुठल्या तोंडाने मोदी साहेबांवर, फडणवीस साहेबांवर, भारतीय जनता पक्षावर हा टीका करतो. सुजित पाटकर बरोबर तुझं काय नातं आहे? सुजित पाटकर
आज तुझ्या घरात कुठला भांडी घासायचा ह्याची जरा माहिती जरा एकदा महाराष्ट्राला दे. सुजित पाटकरला तू ओळखतोस का? तुझा पार्टनर आहे का? येणाऱ्या दिवसामध्ये आपल्याला आठवत असेल कोविड काळामध्ये असंख्य कामगार जे मुंबईला राहत होते त्यांना परत आपल्या आपल्या राज्यामध्ये पाठवण्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम हा केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे राज्य सरकार राबवत होतं. आता त्या कामगारांना परत आपल्या गावी जात असताना राज्याकडे जात असताना खिचडीचं वाटप केलं गेलं खिचडी खाण्यासाठी. आपल्याला आश्चर्य असं वाटेल की हे लोकांनी खिचडीमध्ये पण भ्रष्टाचार केलाय. तो येणाऱ्या दिवसामध्ये बाहेर येईल. जे कामगारांना खायलासाठी खिचडी होती त्या खिचडीचा पण कॉन्ट्रॅक्ट ते पैसे मातोश्रीने खाल्लेले आहेत. हे असे लाचार घाणेरडे भ्रष्टाचारी 420 लोक हे मोदी साहेबांसारख्या स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या पंतप्रधानांवर टीका करण्याची लायकी ठेवतात. यांची सारी खिचडी कामगारांच्या खिचडीला हे लोक सोडत नाहीत. आणि काय मोठ्या मोठ्या बाता तो संजय राजाराम सकाळी येऊन करतो. बोलतोय महाविकास आघाडी ही एक संघ आहे. काल रात्री मातोश्रीवर बैठक झाली. अरे ज्या मातोश्रीमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी वर्षानुवर्ष हिंदुत्वाचा आवाज म्हणून त्या मातोश्रीकडे पाहिलं जायचं. मुंबईपासून ते काश्मीरपर्यंत काश्मीरी पंडित असतील तर किंवा मुंबईतला हिंदू असेल प्रत्येकासाठी मातोश्री एक आधार म्हणून बघायचे. हिंदुत्वाचं केंद्रबिंदू महाराष्ट्रातला म्हणजे मातोश्री असायचं, सेनाभवन असायचं. आता त्याच मातोश्रीमध्ये तुम्ही काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर पिकनिक साजरी करता, बैठका ठरवता. तुम्हाला एकनाथ शिंदे साहेब शिवतीर्थावर बाळासाहेबांना अभिवादन करायला गेलं तर तुम्ही तिथे गौमूत्र छिडकणार. राणे साहेब गेले तर गौमूत्र छिडकणार. अन्य निष्ठावान कडवट शिवसैनिक गेले तर तुम्ही गौमूत्र छिडकणार. मग ज्या मातोश्रीमध्ये तुम्ही काल काँग्रेसच्या त्या नेत्यांना घेऊन बसलेले त्या जागेवर गौमूत्र शिंपडणार आहात का? याचं उत्तर महाराष्ट्राला द्या. किंवा एकदा सांगून टाका की आता मी मुल्ला उद्धव ठाकरे झालेलो आहे, माझं राजकीय धर्मांतर झालेलं आहे, आता मी सेक्युलर झालेलो आहे. एकदा सांगण्याची तरी हिंमत ठेवा. मग डरपोक कोण आहे महाराष्ट्राला पण तरी कळून दे. एका बाजूला हिंदुत्वाची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला जे हिंदूंवर अत्याचार करणारे ते काँग्रेसचे लोक त्यांच्याबरोबर तुम्ही मातोश्रीवर बैठका घेतात महाविकास आघाडी म्हणून. परत खरं पहिलं तर स्वतःचा खरा चेहरा हा महाराष्ट्राला दाखवा. हिंमत असेल स्वतःला बाळासाहेबांचा मुलगा बोलवत असाल, राजाराम राऊताचा मुलगा बोलवत असाल तर सांगा की आम्ही सेक्युलर झालोय आणि मग महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सामोरे जा. बोले सर, ये हिंदी में बता दीजिए, कल आपने कहा कि मातोश्री में जिस सेंटर पॉइंट बनाया था बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व का, आज वहाँ कांग्रेस के नेता मौजूद है, मीटिंग कर रहे हैं, पिकनिक बोल रहे हैं. देखिए ऐसा है कि कल एक वीडियो ट्वीट हुआ जहां मातोश्री में जो महाविकास आघाड़ी अभी रही नहीं क्योंकि ऑफिशियली एनसीपी ये महायुति में आई है. अजीत दादा हमारे साथ उप मुख्यमंत्री है. उस की एक छोटी सी बैठक मातोश्री में हुई ऐसा वीडियो बाहर आया. जिस मातोश्री को अभी तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जब से जिंदा थे तभी उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बुलंद आवाज ये मातोश्री से हमेशा निकाली. मुंबई से लेके कश्मीर तक कश्मीरी पंडितों का विषय हो या मुंबई का हिंदू का विषय हो, हमेशा मातोश्री ये हिंदुत्व का एक सेंटर स्टेज पावर सेंटर रहा है. और उसी मातोश्री में बैठ के जिस कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस आज कर्नाटक हो या अन्य जिधर जिधर भी हो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं,
कर्नाटक के हिंदुओं को उनको आज बहुत बड़े पैमाने पे हाल कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। उनके साथ ही बैठ के अगर आप पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिकनिक का ये कर रहे हैं, तो आपको हिंदुत्व का विषय उठाने का अधिकार है क्या? आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते कि हम सेक्युलर पार्टी है? उबाटा ये एक सेक्युलर पार्टी है, ये बोलने की हिम्मत रखिए ना। बोलिए मैं अभी मुल्ला उद्धव ठाकरे हूं, मेरा राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है, अभी मेरे को हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों तरफ लहराने वाले लोग, इनको समाज में बहुत अलग तरीके से देखते हैं, इनका नाम अलग है। तो इसलिए आप में अगर हिम्मत हो, बाला साहब के अगर आप बेटे हो, तो बोलने की हिम्मत रखो कि मैं आज सेक्युलर हूं और कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ मैं जाना चाहता हूं और मेरा हिंदुत्व से कुछ भी संबंध नहीं। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी का तो अलग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। कहा है वो फिर से कहते हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, उनका एरोगेंस है, और कहते हैं कि क्या शाइनिंग, कुछ तरीका में शाइन हो नहीं रहा है। और ये कह रहे हैं कि वही पुरानी स्ट्रेटेजी है जो शिवसेना तोड़ने के लिए लगाई थी, अब एनसीपी तोड़ने के लिए भी लगा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा है कि संजय राउत ने अभी तक जो बोला है, उन्होंने कहा है कि 25 साल तक उद्धव जी मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार और 15 साल चलेगी। उन्होंने कहा था कि ये हमारी महायुति की सरकार ये फरवरी में गिरेगी, फिर मई की तारीख आई, अभी कुछ और 3 महीने आए। इसलिए संजय राउत जो सुबह उठ के जो बोलते हैं, उनको ही मालूम नहीं होता वो क्या बोलते हैं। आज पंतप्रधान मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2024 को हम वापिस आएंगे, इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों की सेवा की है। 10 साल में हमारा भारत देश जो बदला है, उसका एकमेव कारण है, मतलब उसका नाम है पंतप्रधान मोदी जी। पर इन लोग के पास अभी कोई एजेंडा नहीं है। जो शिवसेना तोड़ने, मतलब कि वो क्या लहान बच्चे नहीं है कि उनको कोई तोड़ के हाथ से चॉकलेट लेके निकल जाएगा। उनको मालूम है कि बाबा उद्धव ठाकरे में अभी कैपेसिटी नहीं है, उनको मालूम है ये अभी सेक्युलर पार्टी हो चुके हैं, इनके साथ हमको नहीं रहना है। कल की मातोश्री मीटिंग के बाद जो और ज्यादा कंफर्म हो गया कि एकनाथ शिंदे जी ने क्यों शिवसेना छोड़ी और क्यों शिवसेना को खुद खड़ा किया, ये प्रूव हो गया है। इसलिए ये संजय राउत नशे में बात करते हैं, उनको ही मालूम नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन आ गया है, उनको मालूम है आज नहीं तो कल उनको सुजीत पाटकर के साथ जेल में जाना ही पड़ेगा। उनकी तारीख तय हो चुकी है और उस डर से फिर कभी ईडी पे बोम करने की, कभी पंतप्रधान पे आवाज करने का मुझे पूछना है हमारे वो संजय राउत को। तुम बोलते हैं कि राष्ट्रवादी तुम्हारे साथ आज महाविकास आघाड़ी में, मगर राष्ट्रवादी तो महायुति के साथ में, और वो छोड़िए ना, उद्धव ठाकरे और उनके कई रिश्तेदार वापिस बीजेपी में आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। 1-2 मीटिंग भी करने की उन्होंने कोशिश की। एक बाजू से तुम राष्ट्रवादी साथ में जा रही है, इसलिए आप बोल रहे कि पवार साहब भीष्म पितामह है, उन्होंने संभ्रम तैयार नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारे लोग जब बीजेपी के साथ इलू करना चाहते हैं, तभी आप बात नहीं करते, तभी वो चल जाता है। राष्ट्रवादी ने किया, एकनाथ शिंदे साहब ने किया, तो आपको प्रॉब्लम। पर आपका खुद का मालक उद्धव ठाकरे, जब वो अभी बीजेपी के साथ वापिस आने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो ना। सर, गेल्या 3 दिवसांपासून मातोश्रीवर लोकसभा आढावाची बैठक सुरू आहे ठाकरे गटाकडून। विशेष म्हणजे काल नगर जिल्ह्याची बैठक पार पडली आणि आपल्याला माहिती आहे की सुजय विखे पाटील तिकडचे खासदार आहेत, पण असं अशी माहिती समोर येते की सुजय विखे पाटील यांच्या विरोधात प्लॅनिंग सुरू आहे, त्यांचा पराभूत करायचा आहे असं बैठकीत ठरलंय। सुजय विखे पाटील हे 2024ला पण मोठ्या प्रमाणामध्ये खासदार म्हणून निवडून येणार आहे। यांनी कितीही बैठका घेऊन दे, तिकडचा मतदार, मी स्वतः नगरला वारंवार गेलेलो आहे हिंदुत्व विषयावर, वारंवार मला तिकडची परिस्थिती माहिती आहे। आम्ही सगळेजण मिळून आमचा प्रत्येक खासदार याच्यावरती जास्तीत जास्त खासदार हे पंतप्रधान मोदीजींना महाराष्ट्रातून देणार आहे। म्हणून कितीही मातोश्रीवर बैठका घ्या, मातोश्रीच्या बैठका ह्या आता बचत गटाच्या बैठका आहे, ह्याला काय पक्षाच्या बैठका राहणार नाही। ते आता 10-15 महिला एकत्र येतात आणि बचत गट कसं स्थापन करतात, तसं ते उभाट आहे, त्याला काय अर्थ राहत नाही। ते काहीतरी छोटासा प्रोडक्ट घेणार आणि मार्केटमध्ये विकणार, तेवढंच त्यांचं काम आहे। लोकसभा बिकसभा हे सगळे मोठ्या गोष्टी झाले, त्यांचा एक खासदार येणार नाही एवढं मी विश्वासाने सांगतो।
भास्कर जाधव आणि ह्याला हिंमत असेल ना उद्धव ठाकरेंना, चल त्यांनी स्वतःच्या मुलाला उभं करून दाखवावं मुंबईला खासदारकीसाठी, काही हरी नाही. चला. तर भास्कर जाधव यांनी पुन्हा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची मिमिक्री केली आहे. काल भाषण करताना त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची मिमिक्री केली आहे. काय माहितीये ना, हे भास्कर जाधव हा एक अपयशी माणूस आहे. राणे साहेब, भास्कर जाधव, विनायक राऊत हे एका टायमाला शिवसेनेमध्ये कार्यरत होते. राणे साहेबांचा प्रवास एक सामान्य शिवसैनिक ते मुख्यमंत्री ते केंद्रीय मंत्री तक झालेला आहे. राणे साहेबांनी त्यांच्या मुलाला आमदार 2दा केलं, एका मुलाला खासदार केलं. भास्कर जाधवला ही चीड आहे, हे फ्रस्ट्रेशन आहे की तो त्याच्या मुलाला साधा आमदार के जिल्हा परिषद सदस्य पण करू शकला नाही. तो स्वतः राज्यमंत्रीपेक्षा जास्त मोठा होऊ शकला नाही. हा राग राणे साहेबांवर आहे, ही जलसी राणे साहेबांवर आहे की तो माणूस आज केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये झालाय आणि हा गल्लीमध्येच भुगतोय. म्हणून ही जी काय चीड आहे, हा जो राग आहे, हा फ्रस्ट्रेशन आहे की मी अपयशी झालोय, मी माझ्या मुलाला मोठा करू शकलो नाही, मी स्वतःला मोठा करू शकलो नाही. मासा मेला म्हणून उद्धव ठाकरेला शिव्या देणारा आज उद्धव ठाकरेचे पाय चाटत बसलाय. म्हणून भास्कर जाधव सारख्या लायकीच्या माणसावर आपण न बोललो तेच बरं आहे, कारण त्यांनी स्वतःचीच लायकी ओळखली है, म्हणून तो रागापोटी बोलतोय. सर, भरत गोगावले का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब को ब्लैकमेल किया था ये लोगों ने मंत्री पद पाने के लिए, और ये भी कहा एक मंत्री ने ये तक कहा कि मंत्री पद नहीं मिला तो नारायण राणे ने फिनिश कर देंगे. वो अभी वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है वो गोगावले जी ही बता सकते. अभी भाषण करते हुए उन्होंने कुछ चीज का रेफरेंस दिया था. अभी शिंदे गट के इंटरनली क्या हो रहा है, इतना अच्छा सोर्स और नेटवर्क मेरा नहीं है. लेकिन सर जो है शिंदे गुट के एक बड़े नेता हैं, चीफ वीपी रह चुके हैं उनके पार्टी के नेता के तौर पे, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तो सुसाइड कर लेंगे, पत्नी छोड़कर चली जाएगी. इस तरीके की जो बातें हैं, आपको नहीं लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो सकता है कि इस पार्टी के बड़े नेता जिनका मंत्री पद अब जो एक्सपेंशन होने वाला है उसमें भी नाम आ सकता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. हम हिंदुत्व के नाम पे हम लोग सब साथ में आए हैं. जो हम शिंदे साहब की शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, और भारतीय जनता पक्ष, हम लोग सब लोग हिंदुत्व के नाम पे एक साथ में आए. कोई किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, कोई किसी को खत्म कर देगा, किसी का आत्महत्या, वो सब स्टेज पे बोलने की चीजें रहेगी शायद. उसके बारे में गोगावले जी खुद बोल सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं है. हमारे में एक मुद्दा बिल्कुल साफ है, हम हिंदुत्व को बड़ा करने के लिए ये सरकार को हम लोगों ने महाराष्ट्र में बनाई है और वही सत्य है, और उसके सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं. सर, नवाब मलिक जो है जब से जेल से रिहा हुए हैं, सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि कौन सी एनसीपी का वोट वो ज्वाइन करेंगे. लेकिन जो उनका देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, उनके परिवार के साथ बीच में विवाद हुआ था, जिसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था. सवाल सबसे बड़ा यही होने लगा है कि क्या वो अजित पवार के साथ अगर आते हैं तो बीजेपी वो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं. मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का काफी ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन रहा है नवाब मलिक. ठीक है, ऐसा है, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको सिर्फ 2 महीने की बेल मिली है, वो भी मेडिकल लीव पे है. इसलिए उनको कुछ 2 महीने के लिए, अगर 60 दिन के लिए आदमी से मेडिकल लीव के लिए अगर बाहर आता होगा तो उसके लिए इतने बड़े अजम्पशन करने के लिए बहुत जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. अभी तो कोर्ट ने जब भी उनको पूरी तरह से बेल देंगे तब उसके बारे में सोचना चाहिए. 2 महीने के लिए वो आदमी बाहर आ रहा है, मेडिकल रीजन पे बाहर आ रहा है, और 2 महीने के बाद वो वापस अंदर चले जाएंगे. तो उसमें अभी तक उसके ऊपर कंक्लूजन निकालने की जैसी परिस्थिति नहीं है. लेकिन सर, दोनों पक्ष के जो नेता हैं, दोनों गुट के नेता हो लगातार मुलाकात कर रहे हैं. मुलाकात करने से वो हाँ मंत्रिमंडल में आ जाएंगे या तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता. ऐसा कुछ चीज है, कुछ चीजों के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती नहीं है, इतना हमको स्पष्ट है. और इसलिए मुझे लगता है नहीं कि इस बार में कुछ ऐसा निर्णय हुआ रहेगा. 2 महीने के बाद जब भी कोर्ट उनको वापस जेल में जाने को बोलेगी, तभी वो परिस्थिति, आपका ये सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा. सर, एमएनएस के साथ आप लोगों की जो है गठबंधन की बातें चल रही थी. कई बार देवेंद्र फडणवीस खुद गए थे, कई आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके घर तक भी गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन अभी खबरें आ रही है कि एमएनएस लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. अकेले इंडिपेंडेंट थाने की 3 सीट और जो है पालघर की 1 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे. उसके लेकर बीच बीच में राज ठाकरे की बीजेपी को लेकर भी काफी ज्यादा तल्ख टिप्पणियां आ रही हैं.
किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज साहब ठाकरे ये बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी है, नेता है। वो कभी भी दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और ऐसा कभी करने वाले वो नेता नहीं है। उनको अगर कुछ गलत लगता रहेगा तो उनको बोलने का उनको अधिकार है कि वो महाराष्ट्र के एक ज्येष्ठ नेता है, सीनियर नेता है। मगर हिंदुत्व के एक लाइन पे हम लोग सब लोग एक ही लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी लैंड जिहाद की बात करते हैं, और हमारे भी वही सारे विषय है। अभी उनके बारे में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लोकसभा वो लोग साथ में लड़ाएंगे कि नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे और उस टाइम पे वो डिसीजन होगा। अभी तक तो आहिस्ता आहिस्ता लोकसभा का माहौल बन रहा है। जब भी सब निर्णय ऊपर के हमारे सेंट्रल ऑफिस पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, उस पर हमको सबको मालूम पड़ जाएगा। सर, ठाणे के जिन 3 सीट के जो है उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे की सीट, वो वहां पर शिंदे गुट के साथ साथ बीजेपी का भी अच्छा एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। अगर वो जो है एमएनएस इंडिपेंडेंटली वहां पर लड़ती है तो नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये आपकी गठबंधन के लिए? नहीं, मुझे लगता है ये इफ एंड देन की सिचुएशन है। अगर होगा तो क्या, मुझे लगता है जब तक फाइनल डिसीजन होता नहीं है तब तक आप रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम राज साहब के साथ हमारे सबका अच्छा संबंध है। जब तक फाइनल डिसीजन होता नहीं, अभी हर एक को अपना अधिकार है अपनी पार्टी बढ़ाने की। राज साहब को लगता है कि वहां उनके पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, कि मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डोंबिवली में उनका एक आमदार भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी वहां से बढ़ सकती है, इसलिए वो उसकी तैयारी करते होंगे। मगर जब तक फाइनल डिसीजन होता नहीं है तो मुझे नहीं लगता अपने को एकदम फायनल कन्क्लुजन पे आना चाहिए। सत्य मराठीमध्ये एकदम काय ठाकरे राजसाहेब एक राज्यातले ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते आणि स्पष्ट वक्ता आहे. त्यांना जे वाटतं ते बोलतात. बाळासाहेबांचे गुण त्यांनी घेतलेले आहे. उद्धव ठाकरे सारखे आतल्या गटाचे नाहीये, आतले गटाचे नाहीयेत, म्हणजे पोटात एक असं काही विषय ते करत नाहीत. त्यांना काही विषय खटकले आहेत ते बोलतात. आता उदाहरण रस्त्याच्या संदर्भात विषय घेतलाय. आता आमचा सिंधुदुर्गचा पॅच सोडला तर सगळ्याच रस्त्यांवर खड्डे आहेत, तर त्याच्यावर एमएनएसनी भूमिका घेतली. त्यावर आमचे लोक त्यांचे स्पष्टीकरण देतील किंवा आपली भूमिका मांडतील. शेवटी लोकहितासाठी तो विषय आहे. तसंच अगर त्यांनी आपला पक्ष वाढवण्यासाठी अगर काही प्रयत्न करत असतील, काही लोकसभा मतदारसंघ त्यांनी शॉर्टलिस्ट केले, त्याच्यामध्ये वाईट काय? प्रत्येकाला अधिकार आहे आपली आपली पार्टी वाढवण्यासाठी, पण शेवटी अंतिम निर्णय जोपर्यंत होत नाही, आमची एवढीच भूमिका आहे की देशामध्ये हिंदुत्व विचाराचे सगळे पक्ष यांनी एकत्र येऊन आपल्या हिंदू राष्ट्राला अजून सक्षम करण्यासाठी आपल्याला भूमिका घ्यायची गरज आहे. पुढच्या वर्षी राम मंदिर मोठ्या प्रमाणामध्ये येत आहे. वातावरण हिंदुत्वाचं चांगलं मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरत आहे. आज हिंदूंना एकत्र आणण्याची गरज आहे, कारण का जिहादींचे ऍक्टिव्हिटीज वाढलेले आहेत, जे आपण PFI सिमीचे जे काही ऍक्टिव्ह म्हणून त्या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मला असं वाटतं की हिंदुत्वादी विचाराचे सगळ्या पक्षांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीची भूमिका आमच्या वरिष्ठ नेते योग्य वेळी विचार करतील आणि भूमिका घेतील. सर, शरद पवार एक इतने बड़े नेता हैं और इंडिया विपक्ष के अलायंस में एक बड़ा चेहरा है, सबको साथ लाने की एक बहुत बड़ी भूमिका अपना रहे हैं. वो लगातार प्रधानमंत्री को लेकर अब बातें कह रहे हैं. उनको देवेंद्र फडणवीस से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने लाल किले से कहा कि मैं फिर से आऊंगा. फिर से आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी कही, तो उनको अब कितना जो है एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है. तो उसके लिए सबक वो भी लेने, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के बाद उनको जरूरत आन पड़े. और नफरत दो समुदायों के बीच में, जाति के बीच में पैदा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सीधा अटैक किया है. देखिए, ऐसा है कि पवार साहब हम देश के बहुत बड़ा नेता है, उनके बारे में बोलना मेरा उचित नहीं है. मगर मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरीके से आज पवार साहब मोदी जी के ऊपर टीका कर रहे हैं, कल पवार साहब मोदी जी के गुणगान भी गा सकते हैं, वापिस परसों टीका भी कर सकते हैं. तो इसलिए पवार साहब किसके फाइनल कंक्लूजन में कभी आते हैं, उसके लिए मुझे लगता है हमको रुकना चाहिए. क्योंकि कुछ दिनों पहले मोदी जी की उन्होंने किस विषय पर प्रशंसा भी की थी, आज मोदी जी के किस विषय के ऊपर उनके ऊपर टीका कर रहे हैं. पवार साहब और मोदी जी के बीच में क्या संबंध है आज पूरे देश को मालूम है. मुझे ऐसा लगता है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ये ऑफिशियली हमारे साथ ही है. अजीत दादा पवार और सारे आमदार ये हमारे साथ आए हैं. आज नहीं तो कल पवार साहब भी जरूर इस बारे में सोचेंगे और हम सब साथ में मिलके मोदी जी को 2024 को वापस चुन के लेके आने के लिए भारतीय जनता पक्ष और एनडीए में आके एनडीए को और मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आपको लगता है शरद पवार आ सकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके की कोशिश पवार साहब का शरीर बदन अगर
वो महाविकास आघाड़ी में होगा, मगर उनका दिल महायुति में है। सर, इनको शरद पवार को लेकर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में भी कंफ्यूजन बना हुआ है, इसलिए कांग्रेस और उद्धव गुट का जो शिवसेना है उन लोगों ने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट आपके महायुति को मिलेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं शरद पवार पे भरोसा नहीं है कि वो उनके साथ हैं भी कि नहीं? पवार साहब के ऊपर भरोसा नहीं है और उद्धव जी के ऊपर भरोसा है। उद्धव जी के कौन सा रिश्तेदार कौन से बिजनेसमैन के माध्यम से भारतीय जनता पक्ष के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं इंफॉर्मेशन बाहर दे सकता हूं। मतलब आपको पवार साहब और एनसीपी के ऊपर संभ्रम खड़ा करना है, मगर उद्धव जी और उनके कई रिश्तेदार एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से बीजेपी से बात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस बारे में फिर उद्धव जी के ऊपर आप विश्वास रखेंगे नहीं? उस बारे में उद्धव जी को सवाल नहीं पूछेंगे? उसमें फिर कांग्रेस पार्टी को आज सब मिलके टोपी डालने का कार्यक्रम चालू है क्या? तो इस तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ आ चुकी है, इस तरफ उद्धव जी हमारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच में डाला है, उद्धव जी का एक रिश्तेदार भी बीच में बात कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, क्लियर है कि उद्धव ठाकरे के साथ हमको जाना नहीं है, मगर बात करने की तो कोशिश हो रही है ना। तो फिर पवार साहब और अजीत दादा ने किया तो ठीक, फिर भीष्म पितामह, फिर मगर आपके शकुनी मामा अगर हमारे बीजेपी से बैकडोर टॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए महाराष्ट्र को और देश को। और आपको अगर देना नहीं है तो मैं लोकेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, कौन किधर कैसे मिल रहा है, किस तरह से फोन डाले जा रहे हैं, हमको ले लो, अनकंडीशनली ले लो, साथ में हम आने को आपके साथ तैयार है, ये सब उद्धव जी के लोग बोल रहे, तो फिर वो चलेगा। तभी फिर संभ्रम तैयार नहीं होता, तभी फिर महाविकास आघाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होता। मगर अजीत दादा ने अगर भूमिका ली, शिवसेना ने अगर बीजेपी के साथ जो ओरिजिनल मैंडेट था वो जाने की कोशिश की, तब फिर अजीत दादा गद्दार, एकनाथ शिंदे साहब गद्दार, मगर सबसे बड़ा गद्दार ये महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे ही है, क्योंकि आज भी उनको बीजेपी के साथ जाना है। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपको बोल सकता हूं कि बैकडोर टॉक्स करने की वो कोशिश कर रहे। उद्धव जी का रिश्तेदार है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में। अगर इनको हिम्मत होगी तो उस बारे में कुछ बोलिए कि नीतीश राणे जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, मैं चैलेंज करता हूं। ये दादा, पंकज जी, Yes, yes, sir.